No, I think history is history, and you've got to accept that and not wallow in it. तो केसरी 2 का टीजर ट्रेलर दोनों देखने के बाद दोनों मेरे को बहुत इंपैक्टफुल और हार्ड हिटिंग लगे थे और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस मूवी को लेके और ये डिलीवर करती है। पहले इस मूवी का नाम होने वाला था शंकरन नायर वर्सेस द क्राउन, बाद में इसका नाम चेंज करके केसरी चैप्टर 2 रखा गया क्योंकि पहले जो केसरी चैप्टर 1 आया था वो बहुत ही बड़ा एक हिट था, बॉक्स ऑफिस में भी और क्रिटिकली भी अक्लेम थी। तो ऑडियंस ग्रैब करने के लिए इन्होंने इस मूवी का नाम उसी के सीक्वल पे रख दिया और वो कामयाब भी हुए ऑडियंस को ग्रैब करने में। तो ये मूवी बेस्ड है इंडियन हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट डार्क एंड वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन एक्ट के ऊपर, जो कि है जलियनवाला बाग जेनोसाइड। So this act of violence was committed by Reginald Dyer, who was under the order of Lieutenant Governor of Punjab at the time, Michael O'Dyer, and they committed this crime against thousands of innocent Indians. तो रियल लाइफ में जो घटनाएं घटी थी उससे फिल्म की घटनाओं में थोड़ा सा फर्क है। उसमें स्टोरी लाइन के हिसाब से स्टोरी को थोड़ा इम्प्रूव किया गया है, थोड़े नए कैरेक्टर्स को ऐड किया गया है। रियल लाइफ में शंकरन नायर जो थे वो एक काउंसिल का मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू दी वाइसरॉय इसका मेंबर थे वे, और जो उनको पता चला कि ये जेनोसाइड हुआ है इतना बड़ा और इसकी सच्चाई के बारे में पता चला, जलियनवाला बाग के सच्चाई के बारे में पता चला, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पद से। शंकरन नायर ने बाद में एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था गांधी एंड द एनार्की, और उन्होंने इस बारे में मेंशन भी किया था इस जेनोसाइड के बारे में और जिम्मेदार ठहराया था ड्वायर को। इस बारे में जब ड्वायर को पता चला तब उन्होंने 1924 में इनके ऊपर केस भी कर दिया था नायर के ऊपर, और ये केस लंदन में चला था ट्रायल पे। तो ये थे वो रियल इवेंट जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। अभी मेकर्स ने अपनी थोड़ी सी लिबर्टी ली है और कुछ नए कैरेक्टर्स को ऐड किया है, जैसे कि अनन्या पांडे का कैरेक्टर हो गया, और अभी मैं आपको बताने वाला हूं द गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मूवी, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या आपको ये मूवी थिएटर्स में देखनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले आ जाते हैं बैड एस्पेक्ट्स के, जो कि बहुत ही कम है क्योंकि गुड का लिस्ट बहुत बड़ा है भाई साहब। तो जो मेरे को अंडरवेलमिंग या थोड़ी सी खराब लगी स्क्रीन प्ले के हिसाब से या मूवी के हिसाब से, वो मैं पहले शेयर कर देता हूँ। तो 2 hours and 15 minutes is the run time of this movie, 2 घंटे 15 मिनट, और इस चीज को बहुत ही रश्ड किया गया है मेरे ख्याल से। कुछ सीन्स बहुत ही रश्ड फील होते हैं। इस मूवी को अगर आप लेंथ थोड़ा बड़ा करके भी मेकर्स बनाते और उन सीन्स को टाइम देते तो मेरे ख्याल से और अच्छा होता। फॉर एग्जाम्पल एक सीन जो मेरे को बहुत ज्यादा खटकी कि जलियनवाला बाग के मैसेकर के बाद जब अक्षय कुमार का कैरेक्टर वहां पे जाता है, शंकरन नायर वहां पे जाता है और उस चीज को फील करता है कि क्या हुआ है वहां पे, उस चीज को बहुत जल्दी में दिखाया गया है। विद इन फ्यू मिनट्स दैट वाज डन। अनन्या पांडे का कैरेक्टर आती है और वो कैरेक्टर कट हो जाता है सीन, और वो सीन खत्म हो जाता है। वो जो फील है, वहां का जो ग्रीफ है, अक्षय एज एन एक्टर भी उस चीज को प्रोसेस कर पाते, उस चीज को फील कर पाते और उनके थ्रू ऑडियंस भी फील कर पाती, तो वो सीन बहुत अच्छा हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा सरदार उधम में जब जलियनवाला बाग का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद जो नेवर एंडिंग किलिंग, नेवर एंडिंग जो लाशें वहां पे बिछी होती है और वो जो हेल्पलेसनेस है विकी कौशल के आंखों में दिखता है, वो बैठा होता है 10 मिनट तक वो सीन चलता है, तो उस चीज को बहुत अच्छे से कैप्चर किया था सुजीत सरकार में। वो चीज यहाँ पे करण सिंह त्यागी मिस कर जाते हैं। एक और चीज जो मेरे को खराब लगी कि एक रैंडम सा आइटम सॉन्ग चल जाता है जिसका कोई स्पेस नहीं था स्क्रीन प्ले में, जबरदस्ती का घुसा दिया है। जब आर माधवन के कैरेक्टर का एंट्री होता है बार में, एक रैंडम सा आइटम सॉन्ग आ जाता है, पता नहीं क्यों डाला हुआ है उसको मूवी में। बस यही 2 चीजें अगर मैं बोलना चाहूँ, एकदम निट पिक करूं तो ये चीजें खराब लगी। और अनन्या पांडे का वो जो पंजाबी का एक्सेंट है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। इसके अलावा अभी हम लोग आ जाते हैं अच्छाई के इस मूवी पे, जो कि भर के है मेरे पास बोलने के लिए। अभी आ जाते हैं गुड के ऊपर, जो कि पहला मैं कहना चाहूंगा कि इस मूवी का जो म्यूजिक है और जो बीजीएम है, तो मैं तारीफ करना चाहूंगा म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेव का, जिन्होंने जान डाल दी है इस मूवी के बीजीएम में। जहां पे आपको टेंशन फील कराना है वहां पे टेंशन फील होता है, जहां पे रूम फॉर साइलेंस भी दिया है उन्होंने, जहां पे कुछ एक शॉक का फीलिंग आ रहा है वहां पे भी जबरदस्ती का एकदम फुल वॉल्यूम में कुछ बीजीएम नहीं बज रहा है, वहां पे साइलेंस भी है कि एज अ ऑडियंस आप भी सोचो कि भाई ये क्या हो गया। और इसके अलावा 2 जो गाने हैं, ओ शेरा जो कि एक होप का सिंबल की तरह आता है मूवी में, टर्निंग पॉइंट्स में बहुत अच्छे से गाया गया है, और उसके अलावा एक हेल्पलेसनेस का सिंबल के तौर पे जो गाना आता है कित्ते गया तू साइया, ये दोनों गाने मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगे।
अभी आ जाते हैं सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन पे। देखो जो पीरियड ड्रामा मूवीज होती है उन पे ये चीजें बहुत मैटर करती है, सेट डिजाइन और प्रोडक्शन डिजाइन जो भी होता है, क्योंकि वही आपको टेलीपोर्ट करके ले जाती है उस एरा में। अगर ये ठीक से ना किए जाए तो एकदम लैक लस्टर हो जाती है मूवी। जैसा धर्मा प्रोडक्शन का ही एक प्रोजेक्ट था ए वतन मेरे वतन, वहां पे बहुत ही भद्दी लग रही थी। लेकिन यहाँ पे जो इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर है देवोजीत रे हैज यूज द ब्लू एंड ग्रे पैलेट्स, जो भी कलर आता है, और वो सीन को और एलिवेट करता है। कुछ कुछ जगह पे और सैचुरेटेड हो जाते हैं, जहाँ पे पंजाब का सीन दिखाया गया है, टॉर्चर हो रहा है, और कुछ कुछ जगह पे ये सैचुरेशन थोड़ा कम हो जाता है, जहाँ पे कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा होता है। और प्रोडक्शन डिजाइन की मैं बात कर रहा हूं तो रीता घोष जिन्होंने कोर्ट रूम्स वगैरह का डिजाइन किया है, एकदम ब्रिटिश एरा में जैसा होता है आपको टेलीपोर्ट करके ले जाएगा। बहुत खूबसूरती से काम किया इन्होंने। तो टेक्निकली तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, मतलब कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन जो रीजन की वजह से मैं आपको ये मूवी रिकमेंड करूंगा और बोलूंगा कि आप देखने जाओ, वो है मूवी का राइटिंग और इस मूवी के एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। तो सबसे पहले आ जाते हैं जो साइड कास्ट होते हैं या जो सपोर्टिंग कास्ट में होते हैं उनके परफॉर्मेंस पे। तो सारे फॉरेन एक्टर्स सरप्राइजिंगली अच्छे हैं, जो कि बॉलीवुड के मूवी में बहुत रेयर है देख पाना कि फॉरेन के जो एक्टर्स है, जो ब्रिटिश एक्टर्स है, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। स्पेशली जिन्होंने जनरल डायर का कैरेक्टर प्ले किया है, साइमन पेजली हैज डन अ वंडरफुल जॉब। और उनके कैरेक्टर में दिखता है वो ईगोइस्टिक, वो थोड़ा उनका एक साइकोलॉजिकल इशू भी दिखाया गया है डायर साहब का, जो कि इससे पहले मेरे को पता नहीं था, कहीं पे भी नहीं दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके कैरेक्टर में दिखता है कि वो एक बहुत बड़ा रेसिस्ट है, वो इंडियंस को लेके रेसिस्ट है। उसका पिताजी भी था, इसके वजह से वो भी है। एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो हमेशा ये सोचता है कि मैं इंडियन से अबव हूं, और वो हर एक फ्रेम में दिखेगा जहां पे भी वो किसी इंडियन एक्टर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने काम किया। इसके अलावा आर माधवन जिन्होंने प्ले किया है कैरेक्टर नेवेल मैकेनली, मैं माफी चाहूंगा, बहुत खूबसूरती से प्ले किया है। ही इज अ ब्रिलियंट फो, और वो बहुत अच्छे लगते हैं गोइंग अगेंस्ट वन ऑन वन विद अक्षय कुमार शंकरन नायर के कैरेक्टर के अगेंस्ट जाते, बहुत ब्रिलियंट लगते हैं। इसके अलावा अनन्या पांडे का काम भी सरप्राइजिंगली अच्छा है इस मूवी में, स्पेशली जहां पे वो एक विटनेस के साथ क्रॉस एग्जामिन कर रही होती है कोर्ट में एज अ लॉयर, एंड शी हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब एंड आई एम सरप्राइज्ड। इसके अलावा क्रिश राव बोल के एक जो छोटे बच्चे का कैरेक्टर प्ले करते हैं, आपका दिल टूट जाएगा उस बच्चे का एक्टिंग देख के, उन्होंने भी बहुत खूबसूरती से काम किया है। लेकिन नाउ द मैन जिनके लिए आप चीयर करोगे, जो आपको रुला देंगे, और द स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ दिस मूवी इन माय ओपिनियन, अक्षय कुमार। ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उनके कैरियर को इस मूवी का जरूरत था और कमबैक हो गया है, मैं कहूंगा अक्षय कुमार का। प्लीज जाके देखो ये मूवी। उनका परफॉर्मेंस भाई साहब, उनका डायलॉग डिलीवरी, उनका डिमीनर, फिजिकल प्रेजेंस, राइट फ्रॉम हिज कॉस्ट्यूम, ग्लासेस, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। द मैन हैज डिलीवर्ड अ वेरी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस एज शंकरन नायर, सॉरी, ओ नायर में ब्रिटिश नाम ऐड कर दिया उनने। और मेरे ख्याल से एयरलिफ्ट के बाद से अगर मेरे को मूवी तो नहीं, परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई परफॉर्मेंस अच्छा लगा होगा अक्षय कुमार का, तो एयरलिफ्ट के बाद इस मूवी को मैं डेफिनेटली रखना चाहूंगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप उस लहजे में अक्षय कुमार को देख पाओगे, और प्लीज जाके देखो ये मूवी। अगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस में पैसे नहीं कमाती तो हम लोग वैसे ही मूवी डिजर्व करते हैं, वही वैसे वाली। तो मैं इस मूवी को देना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10। मैं 10 भी दे देता, बट वही दो चीजें जो मैंने बोली, वो चीजें अगर बेटर हो जाती देन दिस वाज अ 10 फॉर मी। करण त्यागी का ये पहला मूवी है एज अ डायरेक्टर, उनका डेब्यू फिल्म है। इससे पहले उन्होंने कालकुट जैसे मूवी में राइटिंग का काम किया है, लेकिन एज अ डायरेक्टर ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, और मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई अभी उनसे। तो ये था हमारा रिव्यू ऑफ केसरी चैप्टर 2। अच्छा लगे तो जी भाई ने बहुत अच्छे से समझाया, मतलब मेरे को लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे क्या बोला भाई ने, बहुत अच्छे से समझाया। मैंने ये मूवी देखा नहीं है, तो भाई ने आप भाई थोड़ा बिजी थे। हाँ, तो भाई ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं कैमरे के पीछे से देखता रहा, आपने बहुत अच्छा बोला। हाँ, तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।